तो हेलो पेरिशियन, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का फिर से हम स्वागत करते हैं तहे दिल से आज की इस नई धमाकेदार एवं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। जी हाँ, आज की वीडियो में चाहे आप क्लास 11th में हो, चाहे क्लास 12th में, 10th में, 9th में हो, आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा आवर्त सारणी है आखिर इसका विकास कैसे हुआ था, इसके विकास के लिए कितने कितने साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया था सारणी का छोटे से बड़े तक लेवल में। तो चलिए, कौन कौन से नियम दिए गए थे ये आपको जरूर पता होना चाहिए। और क्लास 11th के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट यहाँ पर आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है, क्वेश्चन देखने को मिलता है। 4 से 5 नंबर का दोस्तों आता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि ये नियम लिखिए एवं इस नियम का दोस्तों विशेषताएं लिखिए। तो ये सब हमको बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा। सारी आवर्त सारणी के जो नियम है वो आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं विथ एनिमेशन के साथ। तो चलिए, बहुत ही मजा आने वाला है आज की वीडियो में। कुछ टाइम वेस्ट करते हुए अपने आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के लिए आप सभी को पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बस आपसे इतना ही चाहिए हमें। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारा आवर्त नियम है वह सबसे पहले हमारे डाबीराइन भाई साहब ने दिया था। जो हमारे डाबीराइन साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की आवर्त नियम का, और इन्होंने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया था, याद रखिएगा। ओके, तो ये जो साइंटिस्ट है हमारे डाबीराइन, इन्होंने क्या किया भाई, डाबीराइन ने बहुत साल पहले ये नियम दिया था। तो उनके समय में ना पूरा का पूरा जो हमारा तत्व है वह खोजा नहीं गया था। उनके समय में केवल 36 या 38 तत्व ही थे उनके पास उस समय में। तो उन्होंने जो डाबीराइन ये हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, उन्होंने उस समय के जो 36 या 40 तत्व थे उनमें से उन्होंने 3 तत्वों को उठाया। कौन सा? एक लिथियम था, एक सोडियम था, और एक आपका क्या था, पोटेशियम था। जब इन तत्वों के बारे में वो पढ़ रहे थे, उनके बारे में प्रॉपर्टी देख रहे थे, उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने यह देखा कि जो लिथियम का परमाणु भार होता है, सोडियम का 23 होता है परमाणु भार, पोटेशियम का आपका 39 होता है, 39 ओके परमाणु भार। तो उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि अगर हम लिथियम के परमाणु भार को पोटेशियम के परमाणु भार में जोड़कर उसका आधा कर देना, तो हमें जो परमाणु भार मिलता है वह सोडियम का मिल जाता है। जी हाँ, उन्होंने जब इन तीन तत्वों का अध्ययन किया तो उन्होंने यह पाया। और इसी तरह और भी कई सारे तत्वों में से 3 तत्वों को निकाल के उन्होंने यही चीज ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने एक नियम बना दिया कि तो सबसे पहले तो डाबीराइन ने क्या कर दिए, इस गुण को ऑब्जर्व करके डाबीराइन ने उन 3 तत्वों के क्या कर दिए, समूह बना दिए, जो कि क्या करते हैं, समान गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया, वह गुण क्या था कि उन तत्वों में, अगर उन समूह के तत्वों में दोस्तों, 3 तत्वों के समूह के तत्वों में उनके परमाणु द्रव्यमान को अगर आरोही क्रम में रख दिया, जैसे पहले लिथियम को रख दिया, फिर सोडियम को रख दिया, फिर पोटेशियम को रख दिया, ओके, तो उन तत्वों को अगर द्रव्यमान के आरोही क्रम में रख दे तो भाई साहब जो पहले वाला तत्व है और उसी 3 तत्वों के समूह में जो तीसरा वाला तत्व है, उन तत्वों के परमाणु भार का अगर आप औसत लोगे, औसत का मतलब ये होता है इसके परमाणु भार को जोड़कर अगर आधा करोगे तो जो आपका परमाणु भार निकल कर आएगा वो क्या होगा दोस्तों, बीच वाले में जो स्थित तत्व है उसके बराबर होता है। फ्रेंड्स, यही इन्होंने ये नियम दिया। तो डाबीराइन ने ये ग्रुप बनाकर दिए 3 तत्वों के। तो 3 ग्रुप बनाए। पहला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का हमने आपको बता दिया, जिनमें अगर आप लिथियम का परमाणु भार एवं पोटेशियम का परमाणु भार जोड़कर अगर आधा कर दोगे तो आपको बीच वाले तत्व सोडियम का मिल जाएगा परमाणु भार। और इसी तरह कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम में देखोगे तो कैल्शियम का परमाणु भार एवं बेरियम का परमाणु भार को जोड़कर आप आधा करोगे दोस्तों तो आपको 88 मिल जाएगा इस वाले तत्वों का परमाणु भार। और इसी तरह सेम टू सेम इसमें भी वही चीज होता है फ्रेंड्स, ओके। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा नियम था, लेकिन और भी सारे तत्व खोजे गए तो उनमें यह नियम लागू नहीं हो रहा था, उनमें यह नियम का पालन नहीं हो रहा था। उस समय 36 थे, लेकिन बाद में इनका नियम क्या हुआ दोस्तों, असफल सिद्ध हो गया। करते हैं, इसके बाद नियम दिया गया, न्यूलैंड ने अपना नियम दिया, जिसे न्यूलैंड का अष्टक का नियम हम कहते हैं फ्रेंड, ओके। तो न्यूलैंड ने जब दिया तो वो डाबीराइन के बाद दिया, तो डाबीराइन के जब बाद दिया तो डाबीराइन के समय तो 36-40 तत्व थे, लेकिन न्यूलैंड के समय हमारे 56 या 60 तत्व हमारे हो गए थे अब। तो न्यूलैंड ने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने भी अध्ययन जब किया तत्वों का तो एक बात ऑब्जर्व की कि यदि तत्वों को क्या करते, बढ़ते हुए परमाणु भार में रख दिया जाए, ओके, तो यहाँ पर होगा क्या ना, अगर उनके बढ़ते हुए परमाणु भार में सजा दिया जाए तो किसी भी एक तत्व को अगर प्रारंभ करने पर उसका 8वां जो तत्व होता है दोस्तों उसके साथ समान गुण प्रदर्शित करता है, जिसे संकेत के स्वर हमारे करते हैं। देखिए, इस बात को समझिए, जो न्यूलैंड है ना, उन्होंने कई सारे तत्वों को क्या कर दिया, परमाणु भार के दोस्तों क्रम में सजा दिया। तो न्यूलैंड के समय जो अक्रिय गैस थी, ध्यान रखे, अक्रिय गैस जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया,
अक्री गैस, नोबल गैस जिसे कहते हैं दोस्तों, इन तत्वों की खोज नहीं हुई थी। तो जब उन्होंने क्या कर दिया, तो हमारे ये सारे तत्व उस समय नहीं थे। तो अब आइए, जब मान लेते ये तत्व नहीं है, तो अगर हम क्या करें, तत्वों को परमाणु के भार के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को रखेंगे, फिर लिथियम को रखेंगे, फिर बेरियम को रखेंगे, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, फ्लोरीन, फिर हमारा नियान आता था ना, पीरियोडिक टेबल याद करिए, नियान आता था ना, लेकिन नियान तो उस समय था ही नहीं। तो नियान के बाद हमारा जो आता है सोडियम, उसको लिखेंगे, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। ओके, तो यहां तक हम तत्वों को लिखते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर हम देखेंगे न्यूटन के नियम क्या कहता है, वो अप्लाई करके देखेंगे, तो इनके नियम अनुसार तत्वों में किसी भी एक तत्व को प्रारंभ करेंगे, कोई भी एक तत्व से प्रारंभ करेंगे, चाहे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, कोई भी एक तत्व उठाकर वहां से स्टार्ट करिए। स्टार्ट कर दोस्तों वहां से जो होगा आपका 8वां जो तत्व आएगा, जैसे आप यहां से स्टार्ट करें, जो 8वां तत्व गिनती कर जो 8वां तत्व आपको मिलेगा, वो जो तत्व होगा क्या करेगा, उस तत्व के साथ क्या करेगा, समान गुण प्रदर्शित करेगा। जैसे हाइड्रोजन से शुरुआत करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्लोरीन, तो हाइड्रोजन एवं फ्लोरीन इन दोनों का जो गुण होगा वो समान होगा। लिथियम से अगर जैसे आप बोरान से शुरू करेंगे, तो बोरान के बाद 8वां तत्व कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। एल्युमिनियम, तो बोरान एवं एल्युमिनियम इनका जो गुण होगा वह समान होगा। इसी तरह नाइट्रोजन से शुरू करेंगे तो नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का गुण समान होगा। ऑक्सीजन एवं सल्फर का गुण आपस में समान होगा। कार्बन एवं सिलिकॉन का गुण आपस में समान होगा। बेरियम, मैग्नीशियम का एवं लिथियम का सोडियम के साथ गुण समान होगा, क्योंकि 8वां तत्व है दोस्तों ये है, इनकी अगर काउंट डाउन करें तो यही इन्होंने नियम दिया। और ये दोस्तों संगीत की स्वर की तरह होता है। क्यों? क्योंकि संगीत का जो स्वर होता है वह देखिए सा रे गा मा पा धा नी, ये आपका संगीत के क्या होते हैं, 7 स्वर होते हैं। फिर उसके बाद जो 8वां स्वर अगर आप गाओगे तो वो दोबारा क्या होगा, यहीं से शुरू होगा, यानी कि सा रे गा मा पा धा नी, 7 हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां में नी है। फिर जब 8वां जब बोलोगे ना तो दोबारा सा आप बोलोगे, यानी कि पहला तत्व भी जो पहले आपने स्वर बोला वो भी सा था, उसके बाद जो 8वां स्वर बोल रहे हो वो भी क्या है दोस्तों, आपका सा ही है। तो पहला एवं 8वां दोनों समान है ना। इसी तरह तत्व में भी होता है, पहले शुरू करोगे तो 8वां जो आएगा वह भी इसी की तरह समान गुण होगा। बस ये न्यूटन ने दिया। और ये कब दिया था दोस्तों, सन 1865 ईस्वी में उन्होंने यह नियम दिया था। और उस समय ये बात ध्यान रखिए कि अक्रिय गैस का खोज नहीं किया गया था, अक्रिय गैस हमारी नहीं थे। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, उस समय कितने तत्व खोज गए थे, 56 या 60, उसी के बीच में तत्व थे। और उस समय अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी। कब दिया गया नियम, 1865 में दिया गया। किसने दिया, न्यूटन ने दिया। इनके नियम में क्या कहा गया था, ये ध्यान रहे। तत्वों को आप क्या करते हो, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजा दो दोस्तों। फिर सजाने के बाद कोई भी एक तत्व से अगर आप शुरू करोगे, उस तत्व से प्रारंभ करोगे, तो उसके बाद जो 8वां तत्व आएगा गिनती करने के बाद, वो उसके साथ समान गुण प्रदर्शित करता है। बस इतना ध्यान रखिए। तो चलिए आप थर्ड जो हमारा नियम है, उस नियम को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि भाई न्यूटन के अष्टक के नियम में क्या दोष था। तो 2 दोष इंपॉर्टेंट हम आपको लिखवा दे रहे हैं, ये ध्यान रख के एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप ये 2 लिख दीजिए, 100% आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो भाई साहब जो हमारे ये नियम था वो केवल कैल्शियम तत्व तक ही सीमित था, अर्थात फिर अगर आप सल्फर के बाद और तत्वों को लिखोगे तो क्लोरीन आएगा। फिर आपका आर्गन आता है, लेकिन आर्गन तो हमारा होता नहीं क्योंकि अक्रिय गैस है, तो लिखेंगे नहीं। तो आर्गन के बाद हमारा क्या आता है, आपका पोटेशियम आता है, फिर कैल्शियम आता है। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों जो भी तत्व अगर आप लिखोगे तो उन तत्वों में दोस्तों ये नियम लागू नहीं होता है। जैसे कैल्शियम के बाद स्कैंडियम आता है, तो भाई साहब अगर एल्युमिनियम से शुरू करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एल्युमिनियम के बाद एल्युमिनियम को जो 8वां तत्व होगा स्कैंडियम होगा, लेकिन एल्युमिनियम में स्कैंडियम में कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी गुण दोस्तों समान नहीं है। तो ये नियम कैल्शियम के बाद दोस्तों फेल हो जाता है अन्य तत्वों के लिए, केवल कैल्शियम तक ही सीमित रहता है। कैल्शियम तक ही दोस्तों यह नियम दोस्तों हमारा सही बताता है दोस्तों, गुण समान होता है। उसके बाद वाले तत्वों में गुण समान नहीं होता है। ओके, तो ये पहला हमारा महत्वपूर्ण दोष था। उसके बाद दूसरा दोष क्या था कि भाई उस समय अक्रिय गैस खोजा नहीं गया था, लेकिन जब अक्रिय गैस की खोज हो गई तो भाई साहब इनका जो नियम है वो बिल्कुल गलत साबित हो गया, बिल्कुल इनके नियम का धजिया उड़ गया समझ लो एक तरह से। जब अक्रिय गैस ला दोगे तो जो गुण समान भी हो रहा था वह भी समान नहीं होगा इनके नियम के अनुसार। ओके, तो ये नियम फिर उसके बाद यह नियम गलत साबित हो गया। फिर उसके बाद जो हमारे मेंडली भाई साहब है, इन्होंने अपना नियम दिया। इन्होंने भी क्या किया दोस्तों, तत्वों को परमाणु भार के ही क्रम में सजाया। और न्यूटन ने भी परमाणु भार के ही क्रम में सजाया था। और डाबीराइट में भी भाई साहब उन्होंने भी परमाणु भार के बारे में ही बात की। यानी कि जितने भी साइंटिस्ट है जो परमाणु भार पर बात कर रहे हैं
उनकी नियम हमेशा गलत सिद्ध हो गया। ओके, उसके बाद फाइनली जो है मेंडलीव के बाद हमारा जो आया था मोजले ने जो नियम दिया था वो परमाणु क्रमांक पर दिया था, उनका नियम हमारा सही सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर मेंडलीव ने भी क्या किया, परमाणु भार को बताया था। इनके नियम को भी देख लेते हैं दोस्तों, समझ लेते हैं क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है परीक्षाओं में आपके, उसको भी समझ लेते हैं। और इन्होंने अपना नियम सन 1871 ईस्वी में प्रतिपादित किया। इन्होंने क्या कहा कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजा दे तो एक निश्चित अंतराल बाद समान गुण वाले तत्व हमारे प्रकट हो जाते हैं। इन्होंने कोई बताया नहीं कि कितने तत्वों बाद समान गुण वाला तत्व आएगा, इन्होंने बस कह दिया परमाणु भार के क्रम में सजा दो, अपने आप कोई ना कोई एक ऐसा तत्व क्या हो जाएगा, समान गुण वाला अपने आप दोहराता जाएगा, अपने आप आता जाएगा, निश्चित अंतराल बाद समान गुण वाला तत्व अपने आप प्रकट होता जाएगा। और परीक्षाओं में आप क्या कर सकते हो, इतना लिखने के बाद एक शॉर्ट में लिख देना कि तत्वों का जो भौतिक व रासायनिक गुणधर्म होता है वह परमाणु भार के आवर्त फलन होता है। आवर्त फलन का मतलब होता है ना कि एक अंतराल बाद कुछ दोस्तों रिपीट होना। आवर्त फलन का मतलब ये होता है कोई चीज हमारा क्या हो, रिपीट हो दोस्तों, उसी को हम आवर्त फलन बोलते हैं। और ये आवर्त फलन कब आता है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हो ना, आ रहा है ना, जब तत्वों को परमाणु भार के क्रम में सजा रहे हैं तो भाई साहब समान अंतराल बाद हमारे क्या हो रहे हैं, समान गुण वाले तत्व प्रकट होते जा रहे ये तत्व के। तो यहाँ पर जो तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म है वो परमाणु भार के आवर्त फलन है, यानी परमाणु भार के क्रम में सजाने पर बार बार दोस्तों रिपीट होगा। दोस्तों भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म गुण बार बार रिपीट हो जाएगा तत्वों का। पर ये है इस लाइन का मतलब जो कि आपको पता होना चाहिए, बहुत कम बच्चों को पता होता है। इस लाइन का मतलब आवर्त फलन होता है परमाणु भार की, इसका मतलब एग्जिट क्या है। ओके, लाभ क्या थी, विशेषताएं क्या थी। तो सबसे पहला जो विशेषता था, इनका तत्वों को अध्ययन करने में सबसे पहले सुविधा मिली। और एक महत्वपूर्ण लाभ यह हुआ कि जो परमाणु भार उस समय क्या था 13.5 हम म्यू लेते थे। ओके, लेकिन जो कि गलत था, इन्होंने क्या कर दिया, इस परमाणु भार को बिल्कुल सही कर दिया था। गलत था ये था हमारा, पहले मानते थे लोग, लेकिन जो हमारे मेंडलीव साहब है उन्होंने इसको सही किया। उसके बाद जो तीसरा है आपका लाभ कि नए तत्वों की भविष्यवाणी कर दी इन्होंने। तो खोजी भी नहीं गए थे उन्होंने उस समय, उन तत्वों की इन्होंने क्या कर दी, भविष्यवाणी कर दी थी, जो कि बाद में खोजे गए और वहां पर लगा दिया गया जहां जहां खाली था स्थान। ओके, तो ये पहला जो लाभ था 3 आपको याद रखने हैं। और दोष क्या था, पहला दोष यह था कि समस्थानिक का स्थानीय नहीं था हुआ। उसके बाद जो हाइड्रोजन का जो उचित स्थान नहीं था, हाइड्रोजन का कोई उचित स्थान ही नहीं था। फिर उसके बाद जो लास्ट एवं फाइनल आवर्त नियम है वो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी जिसे बोलते हैं, इसे मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी भी बोलते हैं दोस्तों, जिसे आपको पता है मोजले भाई साहब ने प्रदर्शित किया सन 1913 ईस्वी में। इस सारणी को संशोधित करके जो मेंडलीव ने कहा था कि परमाणु भार हमारा जो आवर्त फलन होता है, जिसे संशोधित करके मोजले ने क्या कर दिया कि नहीं, गलत आप बता रहे हो, क्या हमारा परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होता है, यानी परमाणु क्रमांक के अनुसार अगर आप तत्वों को रखोगे तो बार बार हमारा क्या होगा, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म तत्वों का रिपीट होता जाएगा आवर्त फलन मतलब। ओके, ये मोजले ने कहा, अर्थात इसे लिख सकते हो, अगर तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में सजा दिया जाए तो एक निश्चित अंतराल बाद समान गुण वाले तत्वों की क्या होती है, प्रकट होती है अपने आप। ओके, और इसकी विशेषताएं आप खुद भी लिख सकते हो, इसमें कुछ है नहीं दोस्तों, अगर आपने टेबल देखोगे तो आपको खुद कई सारी विशेषताएं खुद से याद हो जाए। तो हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसकी विशेषताएं आप खुद से लिख सकते हो। अगर आपने समझ लिया आवर्त सारणी को, जो कि हम आपको समझाने वाले आवर्त सारणी में क्या क्या चीजें हैं जो हमारी नई बनी है, उसको समझ लिया तो विशेषताएं आप खुद से लिख सकते हो दोस्तों, इसमें कुछ बताने वाली चीजें नहीं है। अगर आप सीख लोगे तो आप एग्जाम तक आपको याद रहेगा बिना रट्टा मारे। ओके, तो देखिए आवर्त सारणी में आखिर है क्या चीज। ओके, तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें हमारे क्या थे, 4 भाग हुए हैं। पहला भाग आपका क्या था, यहां से यहां तक एस ब्लॉक जिसे बोलते हैं फ्रेंड्स। ओके, ये आपका क्या है फ्रेंड्स, एस ब्लॉक है। ओके, और यहां से यहां तक जो तत्व आप देख रहे हो ये आपका क्या होता है दोस्तों, डी ब्लॉक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। एवं यहां से यहां तक जो आपका होता है ये आपका क्या होता है, पी ब्लॉक होता है फ्रेंड्स। ओके, और ये जो आपका होता है एफ ब्लॉक। ओके, तो पहला चीज आप लिखो विशेषता में कि आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक में। ओके, दूसरा का विशेषता आप लिखिएगा कि यहाँ पर जो ये जो तत्व है, इतने सारे जो तत्व है, हेलिना की रब से फरियाद एवं बेटा मंगेकर, स्कूटर बाप राजी, ये जो सारे तत्व है ये क्या है दोस्तों, धातु है। एवं यहाँ पर कितने सारे आप देख रहे हो, इनमें से कई सारे तत्व क्या है दोस्तों, अधातु है, यानी कि धातु इधर अधातु इधर, यानी कि धातु एवं अधातु को क्या किया गया है, अलग अलग रखा गया है। ये दूसरी विशेषता हो गई। उसके बाद
उसके बाद तीसरे का विशेषता आप लिख सकते हो कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, कोई भी दोस्तों हमारा दोस्तों ये हो गया जिसे हम क्या बोलते हैं, ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये सभी रेखा सीधी सीधी सीधी, इसको हम क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं। इन सभी चीजों को समूह बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। एवं ये जो सीधा हॉरिजॉन्टल में सतह पे एक देख रहे हो तत्वों को, ऐसे ऐसे तत्वों को अगर आप जाओगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। तो यहाँ पर तीसरा विशेषता आप लिख सकते हो ना कि इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 7 आपके आवर्त थे, एवं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 तक आपके क्या थे, समूह थे दोस्तों। इस तरह 18 समूह थे, एवं 7 आपके क्या थे, आवर्त थे। ये हो गया तीसरा विशेषता। चौथा विशेषता, जो हमारा ये आवर्त सारणी है वह किसके आधार पर बनाया गया है, परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया है। ओके, आधार तत्व क्या है दोस्तों, परमाणु के बढ़ते हुए क्रम में सजाए गए हैं ये आवर्त सारणी का चौथा विशेषता हो गया। पांचवा विशेषता आप लिख सकते हो यहाँ पर, जो हमारे क्या थे, एफ ब्लॉक के तत्व है, उन्हें क्या किया गया है, आवर्त सारणी से अलग नीचे रखा गया है। ये विशेषता हो गया। पर लास्ट विशेषता अगर आप लिख दोगे तो आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देने से रोक नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं पाएगा आपको पूरा नंबर देने से। पांचवा विशेषता लिख कर आप आइएगा कि हम क्या विशेषता लिख सकते हो, कोई भी समूह में आप अगर ऊपर से नीचे आओगे तो आपका परमाणु क्रमांक क्या होता है, बढ़ता जाता है दोस्तों। जैसे हाइड्रोजन का हो गया 1, आपका लिथियम का आपका कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि 1 से 3 बढ़ता जाता है परमाणु क्रमांक किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आने पर। ये आपको ये विशेषता आप लिख कर आइएगा और ये नियम अच्छे से लिख कर आइएगा, आपको गारंटेड फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर करते इस वीडियो को एंड, पूरा हमने नियम आपको अच्छी तरीके से समझाया और जो भी सारे महत्वपूर्ण विशेषताएं थी एवं जो दोष आपको बताने थे वो हमने आपको उस नियम में बता दिए। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमने विशेषता बताई है आपका वर्क है, समझ लीजिए होमवर्क है कि आपको इसको लिखना है जो हमने आपको बताया फ्रेंड्स। ओके, हम चाहते तो आपको लिख कर दे सकते थे लेकिन हमने नहीं दिया, क्योंकि अगर आप खुद से लिखोगे, खुद से समझ के लिखोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि पूरा एग्जाम तक अभी लिखोगे तो पूरा एग्जाम तक आपको याद रहेगा, दोबारा आपको देखनी नहीं पड़ेगी, गारंटी दे रहा हूं उसकी। इसलिए केमिस्ट्री को लिख लिख कर सीखा करो, ना कि देख कर। तो चलिए आज करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और चैनल पर नहीं हो तो आपको पता है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर कर देगा, क्योंकि भले ही हम थोड़ा लेट वीडियो बनाते हैं कुछ समय से, लेकिन हम बेस्ट कंटेंट वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करके दोस्तों को जरूर ये चैनल रिकमेंड करें, शेयर करें, ताकि वो भी हमारे चैनल का फायदा उठा सके, वीडियोस को सीख सके नए तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलेंगे से नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए एवं आगे बढ़ते रहिए। और अगर आप आवर्त सारणी को याद करना चाहते हो ट्रिक से तो ये वीडियो जरूर देखिएगा और धमाल बचाइएगा। तो चलिए, टाटा बाय बाय।